नमस्ते, मैं तुलिका एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हुई शो में, जिसमें आपको मिलते हैं आपके लीगल प्रॉब्लम के लीगल सॉल्यूशंस, और इसका नाम है लीगल एंगल। तो आप सबके सामने है हमारे लीगल एक्सपर्ट इंद्रपाल सिंह जी। सर, आपका फिर से एक बार स्टूडियो में स्वागत है। देखते हैं तो आज हमारे कॉलर्स की कौन सी क्वेरीज के क्या सॉल्यूशंस देते हैं इंद्रपाल सिंह जी। चलिए देखते हैं पहले कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो हेलो जी, आपका नाम क्या है? जी राजू जी, बोलिए, आप कहाँ से फोन कर रहे हैं? जी, मैं नासिक से फोन कर रहा हूँ। जी राजू जी, बताइए आपका क्वेश्चन क्या है? रिडेवलपमेंट में सोसाइटी मेंबर्स के बीच में कुछ कंफ्यूजन है। हमारी सोसाइटी जा रही है रिडेवलपमेंट में। इसके लिए सोसाइटी की किन लीगल बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, रीडेवलपमेंट के लिए तुलिका जी, सबसे पहले आपको ये देखना है कि बिल्डर का प्रोफाइल क्या है। जिस बिल्डर को आप अपनी सोसाइटी दे रहे हैं रीडेवलपमेंट करने के लिए, उसका प्रोफाइल जांचना बहुत जरूरी है। कितने प्रोजेक्ट उसके ऑन हैं, कितने प्रोजेक्ट वो कर चुका है, उसकी कंपनी की क्या वर्थ है, प्रमोटर्स कौन है। उसके बाद आपको ये रीडेवलपमेंट का एक एनुअल जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कि सोसाइटी जो है वो रीडेवलपमेंट में जाने के लिए तैयार है। ये रेजोल्यूशन पास करने के बाद में आप टेंडर इनवाइट करते हैं, पीएमसी अपॉइंट करते हैं, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट जो होता है वो आप अपॉइंट करते हैं कि जो प्रोजेक्ट बना के सोसाइटी को देता है, टेंडर्स को बराबर से वो एनालाइज करता है कि जितने टेंडर्स आए हैं वो टेंडर्स में सोसाइटी को ज़्यादा क्या मिल रहा है। क्योंकि पीएमसी जो है सोसाइटी अपॉइंट करती है अपने बेनिफिट के लिए, वो ये देखे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ मेंबर्स को मिलनी चाहिए, सोसाइटी को मिलनी चाहिए। अब हर बिल्डर एक एमिनिटीज़ देता है, कितना परसेंट वो बढ़ा के देगा। अगर आपका फ्लैट 100 है तो 125 करेगा, 135 करेगा, 145 करेगा, 35% तक मार्केट चल रहा है तो वो उतना बढ़ा के देगा आपको। पीएमसी अपॉइंट होने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी बिल्डिंग का कन्वेंस है या नहीं। ज्यादातर मुंबई में बिल्डिंग में कन्वेंस नहीं है, इसीलिए डीम कन्वेंस में लोग जाते हैं। मैंने एक एपिसोड में यहाँ डीम कन्वेंस के बारे में काफी डिटेल में बताया था मैंने। तो अगर बिल्डिंग में कन्वेंस नहीं है तो पीएमसी को चाहिए कि वो सोसाइटी को चाहिए इमीडिएटली वो डीम कन्वेंस में जाए, पहले कन्वेंस लेके आए। कन्वेंस लेके आने के बाद में एक बिल्डर अपॉइंट करें जिसका प्रोफाइल अच्छा है, जिसका टेंडर सबसे अच्छा है, जो सबसे ज़्यादा सहूलियत, एमिनिटीज और जगह मेंबर को दे रहा है। उसके बाद हमें ये देखना है कि वो हमें कंसेंट लेटर देना होता है। सारे सोसाइटी के मेंबर्स मिलके कंसेंट लेटर देते हैं बिल्डर को। कंसेंट लेटर देने के बाद में डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनता है। सोसाइटी को भी एक एडवोकेट अपॉइंट करना पड़ता है क्योंकि बिल्डर के पास में एडवोकेट है, उनके अपनी एक लीगल टीम होती है बिल्डर की। तो वो जो ड्राफ्ट भेजते हैं उसमें हर बात इनकॉर्पोरेट है कि नहीं, कितना रेंट मिलेगा, क्योंकि आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी जी। तो शिफ्टिंग के लिए डिपॉजिट लगेगा, रेंट लगेगा, ब्रोकरेज लगेगी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगेगा। तो ये सब डेवलपमेंट एग्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। बिल्डिंग 1 साल में तो बनेगी नहीं, बिल्डिंग बनने के लिए 3 साल लग जाएगा। तो एवरी ईयर रेंट में इंक्रीज होना चाहिए, 10% इंक्रीज एवरी ईयर। ब्रोकरेज एवरी ईयर मिलना चाहिए। अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए बिल्डर की तरफ से। ये तो आपकी बात हो गई कि आपको उसने शिफ्ट कर दिया, रेंट की बात हो गई। रेंट के बाद आता है कि जब भी बिल्डर आपसे एग्रीमेंट करता है, आपने उसको डेवलपमेंट एग्रीमेंट दे दिया, आपने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, ये 2 चीज देने के बाद में बिल्डर आपसे एक और एग्रीमेंट करता है जिसे पीए बोलते हैं, परमानेंट एकोमोडेशन देता है आपको पीए। जब वो पीए साइन करता है आपके साथ में, तब उसने आपको कॉर्पस फंड देना चाहिए। एक फंड डिसाइड होता है कि हर मेंबर को इतना पैसा मिलेगा। वो आपका फ्लोर वाइज डिवाइड होता है, जितना आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एवरी मेंबर जो एक एक फ्लैट ऑक्यूपाई करता है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि कितना उसको वो पैसा मिलेगा। तो कॉर्पस फंड जब भी आप वेकेट करते हैं तभी कॉर्पस फंड आपको मिलना चाहिए। आपका पीए रजिस्टर होना चाहिए,
ये तमाम बातें हैं सोसाइटी में, उनको मेंबर्स को, सोसाइटी को, कमिटी को ये सब बातें दिमाग में रखनी चाहिए, कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। सो आई होप कि आपका रीडेवलपमेंट को लेके जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं दर्शन बोल रहा हूँ मुंबई से। जी दर्शन बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? रीडेवलपमेंट में हमें 35% ज्यादा एरिया दिया जा रहा है, क्या इसे बढ़ाकर 45% तक कर सकते हैं? बढ़ाकर करना ये बिल्डर पे डिपेंड करता है कि उसको प्रोजेक्ट की क्या वायबिलिटी है, कितना वाइबल है प्रोजेक्ट। क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 45% दो, 35% दो, देयर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल। 25% पे भी रीडेवलपमेंट हुआ है, लेकिन सारा डिपेंड करता है आपके प्लॉट के एरिया पे, आपकी लोकेशन पे, आप कितना इम्पोर्टेंट वेन्यू होल्ड कर रहे हो उस पे, और प्रोजेक्ट की क्या वायबिलिटी है। अगर बिल्डर को लगता है कि प्रोजेक्ट काफ़ी वायबल है और वो 45% देकर भी कुछ कमा सकता है तो मिलेगा। अदरवाइज 45% की लालच में 35% खोना नहीं चाहिए। 35% खोटा नहीं है, बहुत अच्छा ऑफर होता है 35%, इस पे भी रीडेवलपमेंट कंसिडर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा ऑफर है, मार्केट में ये प्रिवेल है और यही मार्केट में चल रहा है 35%। ओके, तो देखते हैं अगले कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो हेलो। आप बोलिए। जी मुझे ये पता करना है कि क्या रीडेवलपमेंट में कोई रूल रेगुलेशन है कि कितना एरिया एक्स्ट्रा दिया जाता है? जी जरूर। बिल्कुल सिमिलर सवाल है कि एरिया जो है उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। एरिया के लिए तो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी, एरिया देखा जाएगा कि कितना बड़ा प्लॉट है, प्लॉट कितना बड़ा है, कितनी एफएसआई बैलेंस है, कितना टीडीआर मार्केट से बिल्डर को लेना है, ये सब बातों को ध्यान में रख के एरिया दिया जाता है। आपके लोकेशन का क्या एडवांटेजेस है, इसको भी बिल्डर कंसीडर करता है और थोड़ा सा एरिया बढ़ा सकता है। 25% से लेकर 35% तक, कहीं कहीं 40% तक एरिया दिया गया है और इसी बीच एरिया दिया जाता है। अच्छा। लेकिन इसके लिए कोई फिक्स कानून नहीं बना है, कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, एक्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन ओनर अगर चाहे तो एक्स्ट्रा पैसे देके अपने हिसाब से तो बढ़वा ही सकते हैं क्या, राइट? रीडेवलपमेंट में खास करके फ्लैट ओनर को अगर एक्स्ट्रा एरिया चाहिए तो वो बिल्डर से रिक्वेस्ट करके थोड़े कम कॉस्ट पे अगर उसको कंसीडर करता है कि बीइंग अ मेंबर, वो उसका मेंबर है, तो कई बार ऐसी डील मटेरियलाइज होती है कि वो बिल्डर कंसीडर करता है कि मेंबर है सोसाइटी का, तो इसको थोड़ा सा जो भी मार्केट से वो ले रहा है उससे कम कॉस्ट में उसको देकर थोड़ी सी और जगह दे, ये पॉसिबल है जी। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि जितना एरिया है उतना तो मिलेगा ही, उससे ज्यादा 25% या 35% जो भी डील वर्कआउट होता है उसके हिसाब से मिलेगा, मिलना ही चाहिए। लेकिन जितना मिनिमम एरिया उनका खुद का है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। वो तो टेनेंसी में मिलता है, ओनरशिप में ज्यादा मिलेगा। अच्छा, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। आशा रखती हूँ कि आपकी क्वेरी यहाँ पे सॉल्व हुई होगी। देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या क्वेरी है। हेलो हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? जी विकास बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं दादर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? 3 साल पहले हमारी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में नहीं थी, सोसाइटी के साथ एग्रीमेंट भी हो गया था, लेकिन बिल्डर कॉर्प्स फंड नहीं दे रहा है, हम क्या कर सकते हैं? तो हम जानेंगे कि विकास के प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय एंड वेलकम बैक टू द लीगल एंगल शो। मैं तुलिका एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। हम जुड़े हुए हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट इंद्रपाल सिंह जी के साथ। तो जैसे कि हमारे कॉलर ने हमसे पूछा था कि बिल्डर कॉर्पस फंड नहीं दे रहा है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? एक तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि 3 साल हो गए और बिल्डर कॉर्पस फंड नहीं दे रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी रीडेवलपमेंट का एग्रीमेंट बनता है तो उस वक्त जब आप खाली करते हैं, आप अपने फ्लैट का पोजीशन देते हैं बिल्डर को, तो उस वक्त आपको कॉर्पस फंड मिलना चाहिए। आपने तब नहीं लिया, 3 साल बीत गए और 3 साल बाद आप आज बोल रहे हैं कि बिल्डर कॉर्पस फंड नहीं दे रहा है। ये सब बातें जो हैं रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर होती हैं, बाकायदा क्लॉज होता है कि कब कॉर्पस फंड देना है, अगर बिल्डर लेट होता है तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, अच्छा, और उसके बाद में भी इतने टाइम बाद नहीं देगा तो क्या एक्शन ले सकते हैं हम। बिल्डर आपको बैंक गारंटी भी देता है।
एक बैंक गारंटी रीडेवलपमेंट में देनी जरूरी होती है। सोसाइटी को बैंक गारंटी देता है कि अगर मैंने बिल्डिंग नहीं बनाई तो सोसाइटी जो है वो बैंक गारंटी कैश करके बिल्डिंग बना सकती है। तो इनके पास में रेमेडी है, बिल्डर को एक नोटिस दे, बैंक गारंटी कैश कराए, बिल्डिंग बना दे। क्योंकि जो बिल्डर कॉर्पस फंड नहीं दे सकता वो बिल्डिंग क्या बनाएगा। तो इससे बेटर ये है कि आप बैंक गारंटी को कैश कीजिए, इन कैश कीजिए और खुद बिल्डिंग को बनाइए। ये एक रेमेडी अवेलेबल है। दूसरी, आप उस पर केस कर सकते हैं, उसका रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हैं, आप पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट किया है वो कैंसिल कर सकते हैं और आप फ्रेश टेंडर निकाल के किसी नए बिल्डर को भी ये प्रॉपर्टी फ्रेश टर्म्स एंड कंडीशन पे रीडेवलपमेंट के लिए दे सकते हैं। अच्छा, इंद्रपाल सिंह जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, ये कॉर्पस फंड होता क्या है एग्जैक्टली? हाँ, ये कॉर्पस फंड जो है हर मेंबर को एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ से शिफ्ट होकर जा रहा है, बिल्डिंग नवी बन रही है, तो कुछ एक बेनिफिट, एक लमसम अमाउंट जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेट होता है और बिल्डर इंडिविजुअल मेंबर के नाम पे वो दिया जाता है। चेक जो है इंडिविजुअल मेंबर को एक बेनिफिट होता है, 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया एक फ्लैट पे उनको बेनिफिट होता है। कई बार ये कॉर्पस फंड सभी सोसाइटी के मेंबर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह से मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी चलाना है। तो वो अपना अपना इंडिविजुअल जो कॉर्पस फंड है वो विड्रॉ नहीं करते, सोसाइटी में जमा रहता है और सोसाइटी इस तरीके से उसको एडजस्ट करती है कि मेंटेनेंस फ्री, पूरी लाइफ लॉन्ग आपको मेंटेनेंस भरना नहीं पड़ेगा। ऐसी भी एक स्कीम चलती है। क्योंकि कॉर्पस फंड इंडिविजुअल नाम पे आता है तो हर आदमी खुद विड्रॉ करता है और उसको आईटी भरना पड़ता है। अगर ये कॉर्पस फंड सोसाइटी के नाम पे आएगा तो आपको टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। अच्छा। सबसे बड़ा बेनिफिट है, टैक्स डिडक्शन नहीं होगा और मेंटेनेंस फ्री आप सोसाइटी चला सकते हैं। लाइफ लॉन्ग आप जब नए रहने को आएंगे तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि मुझे 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में मेंटेनेंस भरना है। इसलिए कॉर्पस फंड बनाया गया था कि एक इंडिविजुअल को फायदा हो और वो उसका उपयोग कर सके, या फर्नीचर रिनोवेट करने में कर सके, घर को रिनोवेट करने में कर सके, मेंटेनेंस फ्री करने में कर सके, कई तरीके से कॉर्पस फंड का वो उपयोग कर सकता है। तो आप 3 साल बाद जब आते हैं तो आपको जो फंड जाने पे मिला है उसका यूटिलाइजेशन आप आने पे करें, दैट इज कॉर्पस फंड। तो देखा हमने कि कॉर्पस फंड का क्या इंपॉर्टेंस होता है। देखते हैं अगले कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए जी, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी, बोलिए। 4 साल पहले रिडेवलपमेंट में गई थी और इसमें 4 साल की देरी हो ही गई है और अब जो बिल्डर ने प्रॉमिस किए थे वो वैसा हमें कुछ भी नहीं मिला। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जो भी उसने बोला था कि तुम्हारी ऐसा फ्लैट मिलेगा, ये मिलेगा, वैसा कुछ भी नहीं मिला और आपका फ्लैट बन के रेडी हो चुका है अभी? जी। अच्छा, नहीं, आपने बताया कि 4 साल में अब तक कुछ हुआ ही नहीं है। 4 साल की देर हो गई थी। देर हो गई तो कहाँ तक, बिल्डिंग कहाँ तक बनी? बिल्डिंग बन गई है। बिल्डिंग बन गई है। जी। अगर बिल्डिंग बन गई है तो फिर इसमें देरी क्या, मतलब अब एमिनिटीज उसमें लगाना है और शिफ्टिंग करना है। जी, उसमें भी उसने 4 साल का डिले किया बिल्डर ने। बिल्डिंग बनाने में 4 साल का उसने डिले कर दिया। जी। मतलब कि बिल्डिंग बन चुकी है। जी। हाँ, तो जो उसने प्रॉमिस किए थे वैसा कुछ भी नहीं मिला बिल्डिंग। तो इसमें आपको बिल्कुल, अभी तो बिल्डिंग अगर बन चुकी है, उसने 4 साल डिले किया, 4 साल के डिले में भी आपने उसको बेयर किया हुआ है और जो भी Amenities भी प्रॉमिस की थी वो मिली नहीं। वो मिली नहीं है आपको, तो अभी पोजीशन लेने के पहले आप क्लेम कर सकते हैं उससे कि ये एमिनिटीज वगैरह है और उसकी जो बीजी है, बैंक गारंटी है, वो आपको रोक कर रखना चाहिए। क्योंकि जो बिल्डर डिले करते जा रहा है उसकी बैंक गारंटी किसी भी हालत में, कई बार क्या होता है कि सोसाइटी 50% या 70% बिल्डिंग बनने पे बैंक गारंटी रिलीज कर देती है। तो ये बैंक गारंटी रिलीज नहीं करना है आपको, क्योंकि आपका ऑलरेडी 4 इयर्स उसने खराब किया हुआ है और 4 इयर्स खराब करने के बाद में अगर बिल्डिंग में एमिनिटीज नहीं है तो उसकी बैंक गारंटी कैश कराइए और एमिनिटीज में यूज कर डालिए। अच्छा, दैट इज द रेमेडी अवेलेबल टू यू। फिर भी अगर आप वो नई कदम उठाते हैं क्योंकि बैंक गारंटी आपके पास में है, आप उसमें रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में एक क्लॉज ऐड कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं और उसमें रेक्टिफाई कर सकते हैं। बिल्डर को बुला के रेक्टिफिकेशन डीड बना सकते हैं कि 4 साल लेट हो गया, नाउ यू एग्जीक्यूट अ फ्रेश रेक्टिफिकेशन,
एक रेक्टिफिकेशन आप बनाइए जिसमें ये चीजें आपने नहीं दी हैं, तो इसके बदले में हम बैंक गारंटी यूज करेंगे। अगर बिल्डर फिर भी नहीं मानता है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है, तो आप उसके ऊपर बाकायदा सिटी सिविल कोर्ट में दावा दाखिल कर सकते हैं अंडर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट। अच्छा, तो अब आपको पता है कि आप बिल्डर के अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हैं। आई होप कि एवरीथिंग गेट्स सून फॉर यू। देखते हैं हमारे अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका क्या क्वेश्चन है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? प्रकाश बोल रहा हूँ जी प्रकाश, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मुंबई से। जी प्रकाश बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? मैं ये जानना चाहता था कि क्या सोसाइटी अपने बेस पे रीडेवलपमेंट कर सकती है? जी प्रकाश, बहुत अच्छा सवाल है। सोसाइटी अपने बेस पे रीडेवलपमेंट कर सकती है। इसमें आपको बिल्डर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। सोसाइटी को बाकायदा बैंक से लोन मिलता है। सोसाइटी के पास कन्वेंस होना चाहिए, ओसी होना चाहिए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। सोसाइटी एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकती है, क्योंकि जितने मेंबर्स हैं उतने और फ्लैट आपको बेचने के लिए मिलते हैं। अच्छा, तो उतने जब और फ्लैट बेचने को मिलेंगे तो आपको प्रॉफिट डबल है, 100% प्रॉफिट है। यानी 100, अगर आपकी सोसाइटी में 20 फ्लैट है तो 20 फ्लैट का आपको टीडीआर मिलेगा सोसाइटी के नाम पे। इसके लिए परचेज करने के लिए आपको बाकायदा बैंक से लोन मिलता है, और अच्छा आर्किटेक्ट अपॉइंट करके, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करके सोसाइटी चाहे तो बिल्डिंग खड़ी कर सकती है। लेकिन ऐसा मेरे अंदाज से अब तक हुआ नहीं है। ये एक रिवोल्यूशन है, ये होना चाहिए, क्योंकि अगर सोसाइटी खुद बनाती है तो उसको बहुत बेनिफिट है। हाँ, एक एक मेंबर को इतना पैसा मिलेगा, जगह भी उनको डबल मिलेगी, सीधा एक फ्लैट का 2 फ्लैट मिलेगा। जो यहाँ 25% मिल रहा है, 35% मिल रहा है, वहाँ आपको 100% ज़्यादा मिलेगा। जब 100% ज़्यादा मिलेगा तो बॉम्बे में, मुंबई में एक आदमी की लाइफ जो है एकदम अलग हो जाएगी, और बहुत बेनिफिट वाली बात है। ये अच्छी स्कीम है, सोसाइटी ने करनी चाहिए, और इसमें कोई डिले नहीं होगा, कोई पेनल्टी नहीं, कोई रेंट नहीं, किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, और एक सोसाइटी के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि ये बिल्डर्स वगैरह के खिलाफ जाता है। अगर हर सोसाइटी अपना खुद का रीडेवलपमेंट करने लगेगी तो बिल्डर्स को प्रॉब्लम्स आ जाएगी, और ये स्टेट लाइन में प्रॉब्लम हो सकती है इसके कारण। अच्छा, तो जैसे कि आपने जाना कि अगर आप चाहे तो आप खुद अपने बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट में काम करवा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आप खुद हैंडल करके कर सकते हैं। इंद्रपाल सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि एक सोसाइटी अगर खुद से रीडेवलपमेंट अपना करे तो उसको बहुत सारा फायदा होगा, लेकिन आपने बोला कि ऐसा यूजुअली होता नहीं है, आज तक हुआ नहीं है, एक रिवॉल्यूशन होगा अगर होगा तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि बीएमसी में आपको जाकर सारे अप्रूवल्स लेने हैं। अच्छा, जो कि सोसाइटी के लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। एक अच्छा प्रोफेशनल, अच्छा आर्किटेक्ट, एक अच्छा बिल्डर ही अपॉइंट कर सकता है। एक अच्छा एलिवेशन बिल्डर के पास में, ये काम जिसका काम उसी को साजे जैसे बोलते हैं, तो बिल्डर के पास में सब टेक्निकल नो हाउ बहुत अच्छा होता है, और वो स्पीडी बनाएगा बिल्डिंग को। एक अच्छा बिल्डर है तो अच्छा एलिवेशन, अच्छे एमिनिटीज, अच्छे तरीके से बनाना, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा माल यूज करना, और बिल्डर को ये सारा सामान बल्क में खरीदता है वो, और उसका रोजमर्रा का काम है, तो उसको सस्ते में मिलता है सब कुछ। और सोसाइटी को थोड़ा ये महंगा पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी ने एक सोसाइटी की बिल्डिंग बनानी है, उसका कॉन्ट्रैक्टर कितना क्वालिफाइड, कितना अच्छा है, ये जांचना बहुत मुश्किल है। बिल्डर के अपने बड़े प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो बिल्डर्स का रिडेवलपमेंट जो है बेटर हो सकता है, अच्छी एमिनिटीज के साथ हो सकता है, थोड़ा फास्ट हो सकता है, और सारे प्रोफेशनल जगह पे जाना है, ओसी तक भागना है, तो सोसाइटी के लोग जो थोड़े दिक्कत में पड़ते हैं उनको काफी प्रॉब्लम्स आएगा। बीएमसी के चक्कर काटना, आईओडी लाना, सीसी लाना, फिर ओसी लाना, और हर फ्लोर की सीसी लाना पड़ता है, जो वो बड़ी दिक्कत आ सकती है, काफी सारी चीजें, और काफी भगदौड़ है, जिम्मेदारी काफी है। और ये जिम्मेदारी किसी का अपना ऑफिस हो और उसमें डिवीजन ऑफ लेबर हो, लोगों को काम बांटा हो, जैसे कि बिल्डर्स के पास में होता है, वो काम बांट देता है, डिवीजन ऑफ लेबर करता है, तब जाकर वो सक्सेस होता है और एक अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है। तो बिल्डर का रहना एडवांटेजेस है, नहीं रहना डिसएडवांटेज है। अच्छा,
तो देखिए आपने आज जाना कि क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, और बाकी सारे हमारे व्यूवर्स को, हमारे कॉलर्स को भी काफ़ी फायदा हुआ होगा, काफ़ी सारी एक्सपर्ट एडवाइस मिली होगी इंद्रपाल सिंह जी के साथ। तो थैंक यू इंद्रपाल सिंह जी, आपका यहाँ शो में आने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और आप देखते रहिए लीगल एंगल, आपकी लीगल क्वेरीज के लीगल सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे इस शो पे। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी जानकारी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं इस आईडी पे। टिल वी मीट नेक्स्ट, स्टे लीगली फिट, गुड बाय।